हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम रशिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सीरीज रन कर रहे हैं रशिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो आज हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप, है ना। तो देखो, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ आपको कि ये हम सोशलिज्म इन यूरोप क्यों पढ़ने लग गए, रशिया क्यों है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आज का जैसा आपको रसिया दिख रहा है, जैसे आज का टाइम है, ये रसिया इवन कोई सी भी कंट्री पहले ऐसे नहीं थी। इवन यूरोप में भी बहुत सारी जो कंट्रीज आज आपको दिख रही हैं ऐसे नहीं थी, राइट। तो दूसरा ये है कि जब हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे उसको समझने के लिए, और आज से पहले का जो रसिया है उसको देखने के लिए सारी चीज़ें, तो उसमें हमें इस हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, सोशलिज्म इन यूरोप। मैं हथियार बोल रहा हूँ, हालांकि आपको मैं बताऊँ सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। अब सोशल आपने वर्ड सुना होगा, है ना। नाजिज्म भी सुना होगा आपने, है ना। तो कैपिटलिज्म भी सुना होगा। तो ये जिस भी वर्ड में आइज्म लग जाए उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, ठीक है। उस तरीके की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी। सोशलिज्म, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है। ऐसे ही नाजिज्म जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी, है ना। तो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी थी। तो हम सोशलिज्म आज इसमें समझेंगे कि सोशलिज्म है क्या और किस तरीके से यूरोप में फ्लरिश हुआ सोशलिज्म। इसके दो पार्ट आएंगे सोशलिज्म के भी, है ना। इन यूरोप के पार्ट वन एंड पार्ट टू। इसका पार्ट वन है, पार्ट टू कल आ जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं और इसकी इम्पोर्टेंस है। बिना इसके हम रसिया का जो रेवोल्यूशन है क्यों हुआ, क्या हो रहे थे चीज़ें, तो उसको हम नहीं समझ में आए, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आप सभी को पसंद आएगा, और अगर हाँ तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा जो भी आप करते हो। आइडली जो चाहिए होता है 1 सेकंड लगता है आप सभी को। और ज़रूर से ज़रूर आप अपने नोट्स खुद से बनाएं। आप प्लीज़ मुझसे पीडीएफ शेयर करने की या भेजने की रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और उसके रीज़न मैंने आप सभी को बताए हुए हैं ऐसा क्यों। चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं यूट्यूब पे सेम कोर्सेज या अलग से क्लासेस चला रहे हैं, लाइव्स एंड ऑल। दे कैन मिस यूज़। अब ये सोचोगे ये उन तक पहुँचेगा कैसे। किसी ना किसी तरीके से अगर एक बार सर्कुलेट होती है कोई चीज़, वो सर्कुलेट हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिसयूज़ हो, और क्योंकि मुझे हार्डली मैं काफ़ी डिवोटी हूँ इस चीज़ को लेके। मैं काफ़ी टाइम देके इन सारी चीज़ों को बनाता हूँ, है ना, क्रिएट करता हूँ। काफ़ी हार्ड मेहनत लगती है दोस्तों, और ये चीज़ मैं सिर्फ आप सभी के लिए कर रहा हूँ इस चैनल पे, है ना। सो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आप सभी से यही उम्मीद रखूँगा। दूसरा, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि इस लेक्चर में या इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम क्या चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो सोशलिज्म इन यूरोप, है ना। तो ये हम समझेंगे इसमें व्हाट इज़ सोशलिज्म क्या है। दूसरा, वाई यूरोप, यूरोप में ही क्यों सोशलिज्म, ठीक है, बाकी अन्य कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं। और समझेंगे हम व्हाट आर गोइंग टू, हम क्या पढ़ेंगे, हम इस लेक्चर में और क्या डिस्कस करने वाले होंगे। इसका बैकग्राउंड फॉर सोशलिज्म, मतलब एक कहते हैं ना बैकग्राउंड होना चाहिए जो किसी भी चीज़ की आइडियोलॉजी को फ्लरिश करने के लिए। तो कैसे ये इवॉल्व हुई इसको भी हम देखेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या रहा इसको भी समझेंगे। हु वर इट्स प्रोफाउंडर या प्रोड्यूसर, आप बोल सकते हो प्रोफाउंडर ही राइट वर्ड है। तो इसके प्रोफाउंडर कौन है, तो ठीक है, इसको भी हम देख रहे हैं अभी। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे होगे राइट हैंड साइड पे, तो कार्ल मार्क की ये ये जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, ये फादर हैं इसके। इन्होंने ही इसको प्रोफाउंड किया हुआ है ना। मेन जनक बोले जाते हैं सोशलिज्म आइडियोलॉजी की, और इस आइडियोलॉजी को हम समझेंगे। दूसरा, बाकी जब हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टू
मतलब सोशलिज्म और रशियन रेवोल्यूशन में इसका क्या रिलेशन है, इसीलिए हम सोशलिज्म इन यूरोप सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं डायरेक्ट रशियन रेवोल्यूशन आपको पढ़ाता, सॉरी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देना चाहता हूँ, होलिस्टिक अप्रोच है हमारी अंडरस्टैंडिंग पढ़ने की, समझने की। तो वो चीज़ हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड नॉलेज भी समझ में आए ऐसा क्यों हो रहा था, और फिर रशियन रेवोल्यूशन को फर्टाइल ग्राउंड कैसे मिला, है ना, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल, क्या क्या चीज़ें हुई। तो आपको ये फिलोसफर का नाम भी याद रखना है, कार्ल मार्क्स, जो कि फादर हैं सोशलिज्म की, जिन्होंने प्रोफाउंड किया है इस आइडियोलॉजी की। चलो वन बाय वन हम चीज़ें समझते हैं, सोशलिज्म क्या है। देखो, सोशलिज्म को आप बिल्कुल इसी तरीके में आप समझ सकते हो। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक थॉट्स है, एक विचार है। कैसा विचार है? एक सोसाइटी की। कैसी सोसाइटी? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग ऐसी सोच रखें कि सभी लोग इक्वल हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप ये ऐसे समझ सकते हो, जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या कैसे भी रिसोर्सेज हैं, वो सभी में इक्वली बटी होनी चाहिए। ऐसे सोच वाले लोग, ऐसी सोच लोगों के बीच में जो ऐसे आइडिया हैं, ऐसी आइडियोलॉजी जो लोगों के मन में आती है, वो होती है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, है ना। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि सभी लोग इक्वल एंड सारी चीज़ें इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। बाकी और भी चीज़ें देखेंगे क्या चीज़ें थी। वाई इन यूरोप? यूरोप में ही क्यों? क्योंकि ये जो सोशलिज्म फैला था, है ना, किस तरीके से अब इवॉल्व हुआ था, कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से इस आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रोफाउंड किया था, ये आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ही हुआ था। क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसको आप एक तरीके की चिंगारी मान सकते हो, यूरोप में एक तरीके से फैल गई थी। वो एक आइडिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी लोगों के मन में। जब इस तरीके की भावना आ जाए, आइडिया, आगे हम डिस्कस करने वाली चीज़ें, है ना, एक आइडिया मिल जाए खुले विचार की, है ना, फ्रीडम की। एक आपने पढ़ा है ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमें क्या मिला है? फ्रीडम मिला है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टेनिटी, है ना, जिस तरीके की आज़ादी। तो एक आइडिया जिस तरीके का आपने एक आज़ादी का रस आपने कहते नहीं है कि अगर आपने रसपान किया है आज़ादी का, या आज़ादी का रस चखा है आपने, तो वो जो आइडिया है बाकी देशों में भी फैली आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रांस में ही ये चीज़ें तो हुई थी, वहाँ के लोग इक्वालिटी की भावना आ रही थी, फर्टेनिटी की भावना थी, है ना, लिबर्टी की थी, है ना, फ्रीडम था। तो इन सारी चीज़ें, ये सारी आइडियोलॉजी वहाँ पे वर्क कर रही थी। तो इसी तरीके से ये आइडियोलॉजी आसपास के भी देशों में, यूरोप में फैल रही थी। वहाँ के भी लोग चाहते थे इस आइडियोलॉजी पे काम किया जाए, और वहाँ पे भी फ्रीडम मिले, राइट टू वोट मिले, सबको वोटिंग का राइट हो, है ना, और इक्वल समझा जाए लोगों को, है ना, उनको लिबर्टी मिले, जैसे मैंने बताया फ्रीडम भी चाहिए थी। क्योंकि सभी लोग फ्रांस को जैसे यहाँ पर फ्रांस में आज़ादी मिली थी लोगों को, ये सारी चीज़ें मिली थी। आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें किंग को हटाया गया, सारी चीज़ें, है ना, वोटिंग राइट्स मिले, नेपोलियन आया, फिर से भले ही मोनार्की आई, बट जो एक आइडिया था, वो आइडिया आ चुका था फ्रांस में। तो इसी तरीके से बाकी कंट्रियाँ भी चाहती थी, वहाँ के भी लोग चाहते थे कि ये आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। और सपोज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपको आईफोन के बारे में ना पता हो, अगर आप आईफोन ना यूज करें, तो आपको वो आइडिया आएगा ही नहीं, है ना। मतलब कि एक आइडिया ही होता है जो आप कोई चीज़ इजाद करता है, इजाद जब वो चीज़ हो जाती है, उसको आप पाने की कोशिश करते हो, या उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे। अगर जिस किसी ने भी आईफोन चलाया होगा वॉट एवर, तो उसी की वो डिमांड करता है। ऐसे ही यूरोप में भी डिमांड हो रही थी फ्रीडम, फ्रीडम के लिए, है ना, और वोटिंग राइट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो इतनी सी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंज कैसे हुआ था, है ना। अब हम रिलेट करेंगे। आप वहाँ पे जाइए, आप बैक में जाइए फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। आप सभी ने, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई होप उन सभी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो फ्रांस के प्लेलिस्ट पे जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन
कि जो 3-4 वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हो, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आ जाएगा किस तरीके से वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था। तो अब देखिए, रिकॉल कीजिए उस स्टोरी को। कौन सी स्टोरी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की, है ना। अब यहीं से जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट, जो कि फ्रेटर्निटी था, है ना, यहीं से ये आइडिया आया था। अब जब ये एक आइडिया आ गया, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आइडिया बाकी की जो यूरोपियन कंट्री थी वो भी अडॉप्ट करना चाह रही थी। वो भी चाहते थे कि उनकी कंट्री में ऐसे ये जो आइडिया है इस पे काम किया जाए, यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आए। नाउ पीपल started discussing the possibility क्या? The idea of French Revolution created a possibility of change in the society। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो ये आइडियाज़ थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के और डेमोक्रेटिक राइट्स के, तो यही सारी चीज़ें डिमांड जो है बाकी भी यूरोपियन कंट्री में भी मांग हो रही थी, डिमांड हो रही थी। और लोग उस आइडिया पे डिस्कस करने लग गए थे, क्योंकि उनको एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि जब फ्रांस में आ सकता है कोई चीज़, तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं, हम भी ला सकते हैं। बट द आइडिया फॉर चेंज वेरिड ऑल ओवर द यूरोप। और देखा जाए जो ये आइडिया था पूरे यूरोप में एक जैसा नहीं था। कुछ लोग फ्रीडम चाहते थे, कुछ लोग इक्वालिटी चाहते थे, कुछ लोग डेमोक्रेटिक। तो ऐसे भी लोग थे। उन लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल, ये लोग कौन थे, ये कौन से ग्रुप थे जो अलग अलग चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें वेरिड थी। जो डिमांड था, जो आइडिया था, वहाँ पे वेरिड थे अलग अलग कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, है ना। तो ये चीज़ें आप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिस किसी ने भी फ्रीडम को महसूस किया होगा वहाँ पे, है ना, फ्रांस में, या लोगों को उसकी वैल्यू पता चली होगी, है ना, कि इसकी वैल्यू क्या है, एक फ्रीडम होने की, एक इक्वालिटी होने की, है ना, इक्वल होने की, है ना, डेमोक्रेटिक जो वोटिंग राइट्स है उसको पाने की, इसकी वैल्यू क्या है। इन लोगों कुछ लोग जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने ये चीज़ें देखी थी, उन्होंने की थी, वहाँ पे हुआ था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये चीज़ें हुई थी, तो बाकी के भी कंट्री के जो लोग थे, ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो रिबलर थे, लिबरल सोसाइटी के लोग थे, जो रेडिकल सोसाइटी के लोग थे, ये भी चेंज चाहते थे, है ना, यूरोप में चेंज चाहते थे। हालांकि ये क्या था, एक सोशल चेंज था। अब यूरोप में चेंज आने वाला था, सोशल चेंज, बट कैसे? सबके अलग अलग थॉट थे, सबके अलग अलग आइडियाज़ थे, अलग अलग, है ना। जो कुछ लोग थे ग्रेजुअली चेंज चाहते थे, और कुछ लोग थे जो कि चाहते थे कि बिल्कुल जल्दी से, एक पल में ही, चुटकी भर में चेंज हो जाए फटाफट, है ना, राजा को हटा दिया जाए, वोटिंग राइट आ जाए, जुडिशियल पावर आ जाए, है ना, लोगों को जो राजा हो या मोनार्क हो, किंग हो या प्रेसिडेंट हो, कोई भी है जो पावर में है उसको इलेक्ट करके रखा जाए। तो ये अलग अलग आइडियाज़ थे वहाँ पे भी। आपको देख सकते हो, इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि डेमोक्रेटिक होने की भी भावना आ रही थी, ऐसी आइडियोलॉजी भी अडॉप्ट हो रही थी, है ना। अब इनकी जो आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिव, लिबरल, इनको हम फटाफट से अभी देखेंगे और समझेंगे कि ये क्या आइडियोलॉजी रखते थे, ठीक है। अब हम लिबरल को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या चाहते थे। जो लिबरल थे वो चाहते थे कि एक ऐसा नेशन जो कि जहाँ पे टोलरेट किया जाए ऑल रिलीजन को टोलरेट किया जाए। मतलब कि आपने देखा होगा कि एक ऐसी कंट्री चाहते थे लिबरल जहाँ पे सभी धर्म को इक्वालिटी मिले, सभी धर्म को प्रैक्टिस करने को मिले उस नेशन में। वहाँ का किंग उनको आज़ादी दे, सभी धर्मों को मान्यता दे, उनको प्रोटेक्शन दे, उनको ये चीज़ें दे, एक राइट दे, रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सको, है ना। एक तरीके की ये लिबरल सोच वाले हैं। आपने एक लिबरल वर्ड देखा होगा, कि सुना होगा कि इनकी फैमिली एक लिबरल सोच वाले हैं। दैट मीन कि वो खुले विचारों वाले हैं, वो अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, है ना। तो इस तरीके के लोग कि जो चाहते थे कि ऑल रिलीजन जो है इक्वल हैं, और वो भी प्रैक्टिस कर सकें एक ऐसे नेशन में, है ना, एक ऐसी कंट्री हो जैसे कि हमारा इंडिया है। फॉर एग्जांपल आप सभी के लिए एक सेकुलर कंट्री है, हम बोलते नहीं है, एक इंडियन एज ए सेकुलर कंट्री, जहाँ पे सभी धर्मों को की प्रैक्टिस करने की सभी लोगों को आज़ादी है, उनको फ्रीडम है, उनको राइट्स है ना, ये राइट्स दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं
लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। जो ये लिबरल थे वो तो थे ही ये खुली सोच वाले, बट वो क्या चाहते थे कि जो पावर हो, जो रूलर हो, वो अनकंट्रोल्ड हो, है ना। उन जो रूलर हो वो कंट्रोल ना हो, है ना, उनको कंट्रोल ना करे, है ना, कंट्रोल हो, सबको फ्रीडम मिले, है ना। क्योंकि देखो, एक जो किंग होगा, अगर उसको कंट्रोल में ना किया गया, अगर वो कंट्रोल ना हो, वो अपनी मनमानी करेगा, है ना, वो जैसे मर्जी चाहेगा वैसे ही वो रूल करेगा, है ना। इससे लोग वहाँ आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी काफ़ी लोग परेशान थे, है ना। तो उसी चीज़ को अपोज करते थे, जब मर्जी होती थी जिस ग्रुप पे, वो क्या करते थे, टैक्सेस लगा देते थे, जिनसे वसूली करना वसूली करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे, और सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होती थी। लिबरल से आपको यही समझना है अभी, है ना। ऑल्सो दे वॉन्टेड सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। तो वो ये भी चाहते थे जो इंडिविजुअल राइट मिलते हैं लोगों को, है ना, उसको सेफ गार्ड किया जाए अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कहाँ से आ गई, अब उस टाइम की बात देखा जाए, लेट नाइन्टीज 19th सेंचुरी, तो वहाँ पे जो भी मोनार्की थी, ऐसे आप समझो वो गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो वो सेफ गार्ड करना चाहते थे इंडिविजुअल के राइट्स को, फ्रीडम चाहते थे, है ना। वो जिस तरीके के रिलीजन को फॉलो करना चाहते वो थे, वो करें, उनको आज़ादी मिले प्रैक्टिस करने की, है ना। तो ये सारी चीज़ें चाहते थे, वोटिंग राइट्स भी चाहते थे। पर वोटिंग राइट्स पे भी हम अभी बात करते हैं, वो किस तरीके की वोटिंग राइट्स को चाहते थे। वो आर्ग्यूड करते थे रिप्रेजेंटेटिव, वो मानते थे एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। आपको ऐसे सोच के लग रहा होगा कि ये लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, बट बिल्कुल नहीं। इनकी जो सोच थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरीके से नहीं थी। वो क्यों, आगे हम समझेंगे अभी। दे सपोर्टेड जुडिशरी दैट वेल ट्रेंड और इंडिपेंडेंट हो, जो रूलर हो, है ना, वो इंडिपेंडेंट हो, ऑफिशियल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहे, जो जुडिशरी हो वो इंडिपेंडेंट रहे, है ना। वो ऐसी सोसाइटी भी चाहते थे अपने समाज में, ऐसी जुडिशरी सिस्टम भी चाहते थे, या गवर्नमेंट ऐसी चाहते थे। बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो डेमोक्रेट नहीं थे, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यहाँ पे ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे सभी लोगों को वोटिंग राइट मिले, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो। पर इनकी जो सोच थी, वो चाहते थे सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट मिले जिनके पास प्रॉपर्टी हो, है ना, उन्हीं को राइट टू वोट मिले, वो भी सिर्फ मैन। वो इनमें पुअर और जो वुमेन हैं उनको वोटिंग राइट ना दिए जाएं। वो ऐसी भी विचारधारा वाले थे। तो इस तरीके से ये लिबरल सोच वाले थे। इसलिए हम लिबरल को डेमोक्रेटिक सोच वाले नहीं बोल सकते, ऐसी इनकी सोच नहीं थी, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड में समझते हैं रेडिकल्स को। रेडिकल्स कौन थे और वो क्या चाहते थे, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। वो एक ऐसा देश चाहते थे या ऐसी कंट्री चाहते थे जो गवर्नमेंट हो वो बेस्ड हो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, मतलब जो कंट्री की पॉपुलेशन हो और जो गवर्नमेंट हो वहाँ पे इलेक्ट होके आए, मेजॉरिटी बेस पे आए चुन के, है ना। जैसे आप इंडिया में देखते हो इलेक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई जाती हैं। तो वो एक ऐसा चाहते थे उस टाइम पे, आप सोच सकते हो लेट 19th सेंचुरी में। बहुत सारे जो लोग थे इस ग्रुप के, वो सपोर्ट करते थे वो वुमेन सफरगेट मूवमेंट्स को। वुमेन सफरगेट मूवमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है, वो चाहते थे, वो बिलीव करते थे, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि वो चाहते थे कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिले, सभी को इक्वल राइट मिले वोटिंग का, और जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो वो मेजोरिटी बेस पे चुन के आए। वो ये भी चाहते थे, वो सेफगार्ड करते थे राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये भी चाहते थे रेडिकल्स भी। अनलाइक लिबरल, दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स, है ना। तो बिल्कुल लिबरल के तरीके से वो भी अपोज करते थे किसको, जो बड़े बड़े जमींदार थे, है ना, जो वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स थे, उनको वो अपोज करते थे। इससे ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो समझते थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने रेडिकल सोसाइटी देखी होगी, जो रेडिकल ग्रुप था वो भी ऐसे चाहते थे कि एक ग्रुप ऐसा ना हो जाए
कि जो बिल्कुल गरीब है, और एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत ही अमीर है, जो कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति ना हो, जो लैंड ओनर्स है कुछ ही लोगों के हाथों में होती थी। और यही चीज़ हम रशियन रेवोल्यूशन में भी देखेंगे। जो फैक्ट्री ऑनर्स है कुछ ही लोग हैं, सारे लोग काम करते हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है वो फैक्ट्री ऑनर्स ले जाते हैं, है ना। बट रेडिकल की जो सोच थी, वो जो लैंड है सब में इक्वली डिवाइड होने चाहिए, और जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, जो भी बेनिफिट हो, जो भी प्रॉफिट हो, उनके बीचों में बांटा जाए। ऐसी सोच थी रेडिकल्स की। और वो क्या थे, ये भी अगेंस्ट थे एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट डिसलाइक द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ही लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, ऐसे सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए। जैसे इंडिया में भी आप देखते होगे ग्रुप्स ऐसा हो चुका है कि कुछ ही लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, कि आप ऐसे भी देखिए कि हर कोई इंडिया में अंबानी या अडानी नहीं है ना। कुछ ही लोग हैं जो बहुत ही वेल्थ रखते हैं अपने पास, काफ़ी वेल्दी हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको भी सोचनी है कि हमारी इंडिया की सोसाइटी अभी किस तरीके से है। आगे जब पढ़ोगे और भी चीज़ें समझ में आएगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये समझ सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लगेगा आपको। आगे और भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आप कलेक्ट करोगे रशियन रिवोल्यूशन से, आपको एक नया तरीका दे देगी सोचने का, है ना, कि एक कंट्री कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल कंट्री, है ना। तो ये चीज़ रेडिकल चाहते थे। और ये कैसे चाहते थे, ये क्विकली चाहते थे चेंजेस, है ना। जो लिबरल और रेडिकल थे वो जल्दी से ये चेंजेस चाहते थे। अब ये इन दोनों को अगर उस ग्रुप से हटा दिया जाए, बाकी लोगों के बीच में जो बचता है वो था कंजर्वेटिव, जो कि बिल्कुल अपोज थे इन दोनों की आइडियोलॉजी से। वो क्या चाहते थे, अब ये देखा जाओ, ये जो लिबरल थे, ये थोड़े से मिडिल वेल्दियर फैमिली जो थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, उससे बिलोंग करते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि जिनके हाथ में प्रॉपर्टी है ना, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो पुअर नहीं है ना, पुअर तो वही हुआ जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसी को वोटिंग राइट मिले, और इवन वुमेन को ना मिले। बट जो रेडिकल था वो वुमेन को भी चाहता था कि सभी को इक्वल राइट मिले वोटिंग के, है ना। बट कंजर्वेटिव क्या थे, ये ये क्या चाहते थे, दे अपोज रेडिकल एंड लिबरल, ये दोनों को अपोज करते थे। और ये कौन से लोग थे, ये वही लोग थे जो मोनार्की सिस्टम में थे, जो काफ़ी ही बिल्कुल अपर कास्ट के थे। आपने अपर कास्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी, जो अपर स्टेट्स आप बोल सकते हैं। आपने थ्री स्टेट्स पढ़े थे ना फ्रेंच रिवोल्यूशन में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट स्टेट के लोग थे, जिसमें पॉप्स थे, काफ़ी जो वेल्दियर फैमिली थी, रिच, है ना, आप समझ सकते हो। काफ़ी क्लासिक फैमिली, क्लासिक आप मान सकते हो, जैसे मोनार्की से रिलेटेड आप बोल सकते हो, रॉयल फैमिली आप बोल सकते हो, क्लासिक नहीं, रॉयल फैमिली से ऐसे लोग बिलोंग करते थे। अब ये क्यों अपोज कर रहे थे, ये भी आपको समझना चाहिए। ऐसे थॉट को क्यों ये लोग क्यों नहीं आने देना चाहते, क्यों ये नहीं चाहते थे कि ऐसे चेंजेस आए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग मोनार्की सिस्टम में थे, है ना, ये लोग रूल कर रहे थे। तो ये लोग सोचते थे अगर ऐसे चेंजेस आ गए तो हमें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। सपोज आप ऐसे सोचो कि अगर आप अभी पावर में हो, और सपोज मैं पावर में हूँ, आप लोग पावर में नहीं हो, है ना। और आप लोग बोलो कि भाई कि चेंज आना चाहिए सोसाइटी में या नेशन में, चेंज आना चाहिए, है ना। और मैं अपोज करूँगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी के चांसेस होंगे पावर में आने के, बट मेरे क्या होंगे, ऑलमोस्टली जो पावर है खो देने की। क्योंकि जब चेंजेस आएंगे तो हो सकते हैं कैसे चेंजेस, और ऐसे चेंजेस जो कि रेडिकल और लिबरल चाह रहे होंगे। ऐसे चेंजेस आप चाह रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि मैं अपनी कुर्सी खो दूंगा। और मैं अगर अपनी कुर्सी खो दूंगा, मेरे पास पावर नहीं रहेगी, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ना मैं इतना वेल्दियर हूँगा, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसी के डर से, ऐसी सोच से, ये जो कंजर्वेटिव थे वो चेंजेस नहीं चाहते थे, जो कि रेडिकल्स और जो लिबरल सोसाइटी के लोग थे, है ना, वो उनको अपोज कर रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी को अपोज कर रहे थे, है ना, अपोज करते थे।
After the French Revolution, however, even conservative had opened their mind to the need for change. अब यहाँ पे ये समझना है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, आपने देखा था कि जो मोनार्क था लुई 16, उसको भी कुछ चीज़ें जो चेंजेस डिमांड कर रही थी वहाँ की सोसाइटी, उन्होंने माना था। वो बात अलग है, उनको हटा दिया गया, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो बट चेंजेस उनको वो ओपन हुए। बाकी और भी जो सोसाइटीज़ थी, जो रूलर थे यूरोप में, वो भी रेडी हो गए थे, वो भी अपने माइंड को ओपन कर लिए थे कि भाई चेंज तो आना है एक ना एक दिन, और चेंज आके ही रहेगा। और सो वो रेडी थे कि चेंज होना चाहिए, बट वो इतने रेडी नहीं थे कि इतनी जल्दी चेंजेस आए जल्दी जल्दी, है ना। क्योंकि उनको पता चल गया था बाई 19th सेंचुरी कि चेंज वॉज इनवेटिएबल, मतलब चेंज तो आके ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आएगा, और चेंज आएगा तो चीज़ें बदलेंगी, सत्ता बदलेगा, लोग बदलेंगे, उनके माइंड बदलेंगे, उनके अधिकार बदलेंगे, सारी चीज़ें होंगी। बट वो बिलीव करते थे पास्ट में, जो पास्ट वाले सिस्टम को लेके वो बिलीव रखते थे कि अगर कोई चेंज आता है ठीक है, स्लो पेस में चेंज आए, और जो उनकी पास्ट में रिस्पेक्ट है ना, उसको वो चीज़ बनी रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, आज वो किंग है या मैं किंग हूँ, अगर ये जल्दी चेंजेस आ गए फास्ट तरीके से, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा ना कि मैं एक एज ए किंग कल को आप लोग मुझे भूल ना जाओ, है ना। तो यही चीज़ वो भी, वहाँ के जो किंग थे, मोनार्क थे, वो भी चाहते थे, वहाँ के लोग भी, क्योंकि आप इज्जत नहीं दोगे इनको, चेंजेस आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे लोग। तो वो चाहते थे कि जो पास्ट में उनको टाइटल मिले हुए थे, जो रिस्पेक्ट थी, वो उनकी वैसे ही बनी रहे, इसलिए वो चेंज को भी अडॉप्ट कर रहे थे। बट वो चेंज क्या चाह रहे थे कि जो चेंजेस हो थोड़े स्लो पेस में हो, इसी तरीके से, है ना। बिल्कुल से चेंज हो जाएंगे रेडिकली, तो उसके लिए वो राजी नहीं थे। आई होप इतनी सारी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इवन सोशलिज्म भी आपको समझ में आ गया होगा, कंजर्वेटिव लोग कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, रिबलर कौन थे, लिबरल्स कौन थे, है ना। वो क्या चेंजेस चाहते थे यूरोप की सोसाइटी में, है ना, और ऐसा क्यों चाहते थे। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला था अल्टीमेटली, एक चिंगारी मिली थी यूरोप को, जहाँ पे एक आइडिया मिल गया था, है ना, एक फर्टाइल ग्राउंड था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडियाज़ थे, लोगों के बीच फैले थे, और वही चीज़ यूरोप में भी फैल रही थी। सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म क्या है, एक आइडिया, वही आइडिया सबके जो लोग थे सारे, जो ग्रुप, चाहे वो रेडिकल ग्रुप के हों चाहे लिबरल हों, बट उनकी थोड़ी थोड़ी सी आइडियोलॉजी अलग थी। बट जो रेडिकल जो ग्रुप था वो काफ़ी मिलता जुलता है सोशलिज्म से, उनकी आइडियोलॉजी इक्वालिटी को लेके थी सोसाइटी में। तो सोशलिज्म है ही इक्वालिटी इन अ सोसाइटी, वो चाहे प्रॉपर्टी में इक्वालिटी चाहें, वोटिंग राइट में चाहें, वेल्थ में चाहें, है ना, उन सभी में ये इक्वालिटी मांगते हैं, डिमांड करते हैं सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले। तो इसकी जो अगली नेक्स्ट जो लेक्चर है सेकंड, उसमें हम सोशलिज्म को और समझेंगे, फिर हम रशियन रेवोल्यूशन को इसी से कनेक्ट करेंगे, और इसीलिए हम सोशलिज्म इन यूरोप भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। तो स्टे ट्यून। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ।